शब्दों का समर्पण लेकर मां सरस्वती को नमन करती हूँ, साथ ही आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। राम राम सा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आप सभी को मेरा नमस्कार। गुड मॉर्निंग पिंकी, किरण गुड मॉर्निंग बेटा, गौरव नमस्ते बेटा, आप सभी को नमस्ते, सभी को गुड मॉर्निंग। हाँ तो भाई बढ़िया हो, आप सभी मजे में हो, मस्त हो और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। तो आज हमारी ये समझ लीजिए कि पहली क्लास है। यस, सिलेबस की चर्चा हम कर चुके थे और आज फर्स्ट क्लास हमारी है और इस पहली क्लास में हम शुभारंभ कहाँ से करेंगे? मनोविज्ञान से। मैंने कहा ना, जीरो से स्टार्ट करेंगे और जीरो से स्टार्ट करते हुए अंत तक पहुंचेंगे। बस मेरा आपसे कहना यह है कि ये मनोविज्ञान विषय है बेटा, इसमें शुरू से कंटिन्यूअसली हर एक क्लास को अटेंड करना है। अगर आप बीच में कोई क्लास मिस कर देते हैं, अटेंड नहीं करते हैं और फिर जंप कर देते हैं यानी क्लास को, आगे वाली क्लास फिर अटेंड करते हैं तो हो सकता है आपके समझ में ना आए। लेकिन ये मेरा दावा है कि कंटिन्यूअसली आपने हर एक क्लास को अटेंड किया तो 100% आपके समझ में आएगा। लेकिन अगर बीच बीच में छोड़ करके अगर आप क्लास अटेंड करेंगे तो आपके कुछ ही समझ में आएगा। तो रेगुलरली आपको जुड़े रहना है, क्लास अच्छे से अटेंड करनी है, ठीक है। तो बिल्कुल पढ़ने का तरीका हमारा ये होगा कि ये समझ लीजिए कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं, मैं आपके सामने हूं, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में भी बच्चा ऐसे बैठता है जैसे आप बैठे हुए हैं, बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनता है और समझता है। पढ़ने का पैटर्न मैं बता चुकी हूं, बाकी क्लास में ही मैं आपको 2, 3, 4 बार रिवाइज करवा दूंगी, तो आपको कुछ अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आपको केवल यहां से ये सोचना कि हाँ, हाथों हाथ ही हमें सब कुछ ग्रहण करते चले जाना है, आप ग्रहण कर लोगे। संदीप कुमार खुश रहो बेटा, मुरारी चौधरी गुड मॉर्निंग, पूजा गुड मॉर्निंग, राम खिलाड़ी, पवन बिल्कुल आ जाइए जल्दी जल्दी। और अब हम आगे बढ़ते हैं पढ़ाई की ओर। तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, मानसिक स्वस्थता से पढ़ना है, लुत्फ उठाते हुए पढ़ना है, एंजॉय करते हुए पढ़ना है, ठीक है। मनोविज्ञान है केवल एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ही नहीं, पूरे जीवन में अपनाने के दृष्टिकोण से इसे पढ़ना है, ठीक है। तो शुरुआत मनोविज्ञान से कर रहे हैं, हमारा फर्स्ट टॉपिक मनोविज्ञान से हम शुरुआत करेंगे। मनोविज्ञान से शुरुआत करते हुए आ जाएंगे हम मनोविज्ञान की शाखा पर। कौन सी शाखा? शिक्षा मनोविज्ञान पर, ठीक है। तो सबसे पहले मनोविज्ञान से शुरुआत करेंगे। यस, देखिएगा इधर, मनोविज्ञान, और इस मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी, ठीक है बच्चों। अब मेरा कहना यह है कि अगर आप अपने साथ रजिस्टर और पेन लेकर के बैठेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल रजिस्टर और पेन लेकर के बैठिए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अब पढ़ेंगे कैसे? जब तक मैं नहीं कहूं तब तक लिखना नहीं है, जब मैं कहूं तब लिखना है। बात समझ में आ रही बेटा? जब तक मैं नहीं कहूं नहीं लिखना है, जब मैं कहूंगी तब आपको लिखना है। जब मैं आपसे ये कहूं कि केवल कुछ नहीं लिखना, ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है, तो आपको केवल ध्यानपूर्वक सुनना और समझना है। और जब मैं कहूंगी कि अब लिखना शुरू करो, तब आपको लिखना शुरू कर देना है। क्लियर? ठीक है। तो अभी आप केवल और केवल ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, ठीक। मनोविज्ञान, मनोविज्ञान जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। क्लियर? तो सुनिएगा पहले, कुछ नहीं लिखना है, अभी कुछ नहीं लिखना है, सुनना है और समझना है। क्लियर? मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, इतिहास बहुत छोटा। कहना है किसका? एबिंगहास का। क्या कहा एबिंगहास ने? कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है और इतिहास बहुत छोटा। यस, मनोविज्ञान का अतीत प्रारंभ हो जाता है 400 ईसा पूर्व से। अतीत प्रारंभ हो जाता है 400 ईसा पूर्व से। 400 ईसा पूर्व यानी शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था। मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था और शाखा का नाम था मनादर्शन। और इस मनादर्शन शब्द का प्रयोग अरस्तु ने अपनी पुस्तक डी एनिमा के अंतर्गत किया है। मैं यहां भी सब कुछ लिखाऊंगी, सारी चीजें, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल
मैं ये चेक करना चाहती हूं कि आप में सुनने की क्षमता कितनी है। तो पहले मैं भी यहां कुछ नहीं लिख रही हूं, आप भी अपने रजिस्टर में भी कुछ नहीं लिखेंगे, केवल ध्यान से सुनना है और समझना है। तो मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, इतिहास बहुत छोटा, किसका कहना है? एबिंगहास का। बेटा अतीत जो है ना मनोविज्ञान का, वो 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है, जबकि इतिहास 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। इतिहास 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। अतीत की मैं बात करूं तो शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को शाखा किसकी माना जाता था? दर्शन शास्त्र की। दर्शन शास्त्र की एक शाखा और नाम था मनादर्शन। और इस मनादर्शन शब्द का प्रयोग अरस्तु ने अपनी पुस्तक डी एनिमा के अंतर्गत किया। इसलिए आप ध्यान रखना, मनोविज्ञान के जनक अरस्तु और जननी दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? अरस्तु और जननी मानी जाती है कौन? दर्शन शास्त्र। इतिहास की बात करें तो इतिहास 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है और आपको पता होना चाहिए कि 16वीं शताब्दी में यानी 1590 में 16वीं शताब्दी में यानी 1590 में रुडोल्फ गोकेल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया के अंतर्गत मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। साइकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया किसने? रुडोल्फ गोकेल ने। किसने किया? रुडोल्फ गोकेल। ये मैंने आपसे बात की है अतीत की और इतिहास की। तो अतीत 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है और इतिहास 16वीं शताब्दी से। सिंपल ध्यान रखना। तो मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, इतिहास बहुत छोटा, किसका कहना है? एबिंगहास। यहां तक की बात क्लियर होगी? तो बिल्कुल बेटा, इस मनोविज्ञान को जो आप देख रहे हैं, इस मनोविज्ञान को शताब्दियों पूर्व दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था। तो मनोवैज्ञानिकों ने सोचा कि मनोविज्ञान इतना अच्छा विषय है और हम इसे मात्र एक शाखा के रूप में पढ़ते हैं, मात्र एक ब्रांच, क्यों ना हम इसे एक अलग विषय बनाएं, एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट बनाएं। तो मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय बनाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। अब स्वतंत्र विषय बनाने के लिए इसे परिभाषित करना शुरू किया और सबसे पहली परिभाषा क्या दी गई कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। सबसे पहली परिभाषा की मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान नामक परिभाषा अमान्य हुई। क्यों? क्योंकि आत्मा की कोई भौतिक सत्ता नहीं होती जिसे हम देख सकें। तो मनोवैज्ञानिक ये बात बताने में असमर्थ रहे कि आत्मा होती कैसी है, आत्मा का रंग रूप कैसा होता है, स्वरूप कैसा होता है, ये बात बताने में असमर्थ रहे। परिणाम स्वरूप 16वीं शताब्दी के अंत में आत्मा का विज्ञान नामक परिभाषा अमान्य हो गई। बात आपके समझ में आ रही होगी। तो चलिए, इतिहास और अतीत की बात मैंने आपसे की, ठीक है, अतीत और इतिहास की बात मैंने आपसे की, तो क्यों ना हम अतीत और इतिहास को एक बार लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो अब आप अपना रजिस्टर और पेन भी उठा सकते हैं अपने हाथों में और जैसा जैसा मैं बताती चली जाऊं, जैसा जैसा लिखती चली जाऊं, वैसा लिख भी सकते हैं। और अगर लिखने में आपके कोई त्रुटि हो जाती है या कुछ छूट जाता है तो नो प्रॉब्लम, ऐसी कैसी पीडीएफ भी आपके पास पहुंच जाएगी। तो उसकी चिंता मत करना, चिंता केवल करनी है समझने की, कि आपके बात समझ में आनी चाहिए। लिखने की बात मैं इसलिए कर रही हूं कि बेटा अपने हाथों से जब आप अपने रजिस्टर में लिखते हैं वही ज्ञान यहाँ स्थायी हो जाता है। यस, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ता है। कोई भी नोट्स जब आप अपने हाथों से बनाते हो, अपने हाथों से रजिस्टर में लिखते हो तो उसका इंपैक्ट पड़ता है। इसीलिए अब आप अपना रजिस्टर और पेन बिल्कुल उठा सकते हैं। तो देखिए, वापस हम बात कर रहे हैं। यस, यहां आ जाइए, मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान का एक परिभाषा हम लिखेंगे सबसे पहले। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है। लिख सकते हैं आप अपनी कॉपी में, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, जबकि इतिहास बहुत छोटा। इतिहास बहुत छोटा। किसने कहा बच्चों? एबिंगहास। ये किसने कहा? एबिंगहास ने। ये ध्यान रखेंगे, बिल्कुल ये ध्यान रखेंगे। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है जबकि इतिहास बहुत छोटा। ये किसका कहना है? एबिंगहास का। किसका कहना है? एबिंगहास। ठीक है, दो शब्द यहां पर आए हैं, अतीत की बात हो रही है और इतिहास की बात हो रही है। क्या कहा एबिंगहास ने कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है,
जबकि इतिहास से बहुत छोटा है। तो अतीत और इतिहास की बात हो रही है, तो देखिएगा इधर अतीत की सबसे पहले बात करें तो ध्यान देना, अतीत प्रारंभ होता है 400 ईसा पूर्व से। अतीत प्रारंभ होता है कब से? 400 ईसा पूर्व से अतीत प्रारंभ हो जाता है। यस, शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को किसकी शाखा माना जाता था? किसकी शाखा? मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की क्या माना जाता था? शाखा। दर्शन शास्त्र की शाखा नाम क्या था बेटा? मनादर्शन। अतीत की बात कर रहे हैं, अतीत 400 ईसा पूर्व से प्रारंभ हो जाता है, तो शताब्दियों पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था, जिसका नाम क्या था? मनादर्शन। और इस मनादर्शन शब्द का प्रयोग अरस्तु ने, किसने? अरस्तु ने अपनी पुस्तक डी एनिमा के अंतर्गत किया। सिंपल इतना ध्यान रखना है। मनादर्शन शब्द का प्रयोग अरस्तु ने अपनी पुस्तक डी एनिमा के अंतर्गत किया। इसीलिए किसको? अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक, ठीक है, मनोविज्ञान का जनक। वह दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी माना जाता है। अतीत में आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, अतीत में आपको इतनी बात ध्यान रखनी है, ठीक है, अतीत में आपको इतनी बात ध्यान रखनी है। बेटा फोकस करो, हम अतीत की बात कर रहे हैं। अतीत में दर्शन शास्त्र की शाखा था, यह सभी मनोविज्ञान का तो जिक्र ही नहीं आया, लेकिन उसी मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था। तब नाम क्या था? मनादर्शन। मनादर्शन शब्द का प्रयोग किसने किया था? अरस्तु ने। कौन सी पुस्तक में? डी एनिमा। इसीलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक और दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी माना जाता है। यहां तक की बात आप ध्यान रखेंगे पहले, ठीक है, यहां तक की बात आप ध्यान रखेंगे। यस, मनोविज्ञान शब्द की शुरुआत होगी बाद में, मनोविज्ञान शब्द की शुरुआत होगी, लेकिन अरस्तु को जनक माना जाता है, ठीक है। बेटा एक तो मनोविज्ञान पढ़ते समय ध्यान देना, आप अपना दिमाग लगाना बंद कर देना, अपने दिमाग का ज्यादा यूज कर देना बंद कर देना, क्योंकि मनोविज्ञान में अगर आपने अपने दिमाग का ज्यादा यूज किया तो आपके लिए घातक साबित हो सकता है। मनोविज्ञान है, समझने की आवश्यकता है, ग्रहण करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो बेटा मनोविज्ञान के जनक अरस्तु ही माने जाएंगे, क्योंकि अतीत की बात हो रही है। हाँ, अभी हम इतिहास की बात करेंगे, तब आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो बिल्कुल शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो हम आंसर देंगे रुडोल्फ गोकेल। शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो हम आंसर देंगे रुडोल्फ गोकेल ने शब्द का प्रयोग किया है, ठीक है, रुडोल्फ गोकेल ने। 1879 में शुरुआत हुई। राकेश कुमार क्या पढ़ रहे हो और अब कहां जा रहे हो? राकेश कुमार, जो आपने पढ़ा है ना उसको डिलीट कर दो दिमाग से। जो आपने पढ़ा है, जो आपने सुना है, उसको टोटली डिलीट कर दो तो समझ में आएगा। बेटा 1879 पे चले गए आप अभी से, अभी तो आप तो 19वीं शताब्दी में चले गए, जंप मार गए, 19वीं शताब्दी में चले गए। हम तो अभी अतीत की बात कर रहे हैं, फिर हम इतिहास 16वीं शताब्दी से प्रारंभ करेंगे और आप इतना जंप मार रहे हो, आप चले गए कहां? 19वीं शताब्दी में। वेरी गुड। तो राकेश कुमार अपने ज्ञान को विराम दें। एक बात ध्यान रखना बच्चों, 100% ग्रहण करना चाहते हो तो वो विद्यार्थी 100% ग्रहण करता है जो 0 समझ करके अपने आप को बैठता है। जो ऑलरेडी ज्ञान लेकर बैठेगा वो कभी नहीं सीख पाएगा। एक बात ध्यान दे लेना, जो अपने आप को 0 समझकर बिल्कुल खाली स्लेट, कोरी स्लेट कर दो दिमाग को कि मुझे मनोविज्ञान में कुछ नहीं आता, अब मैं मनोविज्ञान पढ़ूंगा, अब मैं मनोविज्ञान सीखूंगा, तो दावा है मेरा 100% ऐसा का ऐसा ग्रहण कर पाओगे, ऐसा का ऐसा ग्रहण कर पाओगे। लेकिन अगर भर कर के बैठोगे तो सुना होगा ना आपने, अधजल गगरी छलकत जाए। और आधा अधूरा ज्ञान इतना खतरनाक होता है कि वो कुछ भी हमें ग्रहण करने नहीं देता। तो बेटा
आधे अधूरे ज्ञान को एक तरफ हटा दो, ठीक है, शून्य हो जाओ, कुछ नहीं जीरो हो जाओ। अगर 100% ग्रहण करना चाहते हो तो उसके लिए आपको जीरो होना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, अतीत की बात हो गई। अतीत प्रारंभ होता है 400 ईसा पूर्व से। मैंने कहा ना, मैं तो जीरो से शुरुआत कर रही हूँ, अतीत से शुरुआत कर रही हूँ। तो 400 ईसा पूर्व में उसी मनोविज्ञान को, किसको? मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की क्या माना जाता था? शाखा, जिसका नाम था मनादर्शन। इस मनादर्शन शब्द का प्रयोग किसने किया था? अरस्तु ने। किसने किया था? अरस्तु ने। कौन सी पुस्तक के अंतर्गत? डी एनिमा। इसीलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक और दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी माना जाता है। ये बात हुई किसकी? अतीत की। ठीक, अब हम बात करेंगे इतिहास, मनोविज्ञान के इतिहास की। इतिहास 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। कौन सी शताब्दी? 16वीं शताब्दी। इतिहास 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। तो ध्यान देना, 16वीं शताब्दी यानी 1590। 1590 में रुडोल्फ गॉकेल, ठीक है, 1590 में रुडोल्फ गॉकेल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया, पुस्तक का नाम ध्यान रखना, अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया के अंतर्गत मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। तो इतिहास की बात आए तो इतिहास कब से शुरू होता है? 16वीं शताब्दी यानी 1590। 1590 में रुडोल्फ गॉकेल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया के अंतर्गत, कौन सी पुस्तक? साइकोलॉजिया के अंतर्गत मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। तो बच्चों, सबसे पहले तो अतीत इतना सा ध्यान रखना है और इतिहास इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, अतीत और इतिहास की बात हो गई। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल वापस बात करेंगे वही कि मनोविज्ञान को शाखा किसकी माना जाता था बेटा? दर्शन शास्त्र की। अब मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाना था। कौन सा विषय? स्वतंत्र विषय। मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाना था क्योंकि मनोविज्ञान शाखा था। किसकी शाखा? दर्शन शास्त्र की। तो मनोवैज्ञानिकों ने सोचा कि मनोविज्ञान इतना अच्छा विषय है, क्यों ना हम इसे एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट बनाएं, एक स्वतंत्र विषय बनाएं, और इसका प्रयास करना शुरू कर दिया। अब जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी विषय को अगर स्वतंत्र विषय बनाया जाता है तो उसकी अपनी एक परिभाषा होती है। तो मनोविज्ञान को भी परिभाषित करना शुरू किया गया। जैसा कि आप जानते हैं कि मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। इस साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है, साइकी प्लस लोगस। ठीक है, साइको मत करना, साइकी प्लस लोगस। ठीक है, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से मिलकर हुई है। कौन सी भाषा के? ग्रीक, जिसे हम यूनानी भी कहते हैं, व लैटिन। यहां सिंपल वे में आप दो भाषा ध्यान रखना। पहले पूछ ली जाए मनोविज्ञान, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से मानी जाती है? दो लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी, ग्रीक व यूनानी। ग्रीक व यूनानी। अब देखिए, 2-3 बार प्रश्न उठ चुका है, 2-3 बार प्रश्न आया कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी, ठीक है, कौन सी भाषा से हुई? वहां ये ऑप्शन में ही नहीं था, ग्रीक व यूनानी ऑप्शन में नहीं था। जब ये ऑप्शन में नहीं था तो आंसर आना था क्या? लैटिन। क्या आंसर आना था? लैटिन। लेकिन अब आपके दिमाग में प्रश्न उठेगा कि अगर प्रश्न आ जाए साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कौन सी भाषा से, और ऑप्शन में दोनों भाषा हो, पहले ऑप्शन में क्या हो? ग्रीक या यूनानी, दूसरे में क्या हो? लैटिन। तो कि हम किस पर टिक लगाएंगे? तो बेटा जो पहले लिखा है उस पर टिक लगाएंगे, जो स्टार्टिंग में लिखा है उस पर टिक लगाएंगे। और अगर ये है ही नहीं कौन सी भाषा है? लैटिन, तो फिर टिक किस पर लगाएंगे? लैटिन पर लगाएंगे। तो साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति
ग्रीक व लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा का, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना, अध्ययन करना, या कह दो विज्ञान। साइकी प्लस लोगस, साइकी का अर्थ होता है आत्मा का, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना या विज्ञान। तो ध्यान देना बच्चों, इसी शाब्दिक अर्थ के आधार पर साइकी का अर्थ क्या हुआ, आत्मा का, लोगस का मतलब है अध्ययन करना विज्ञान। इसी शाब्दिक अर्थ के आधार पर सबसे पहले परिभाषा दी गई कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, किसके द्वारा कहा गया, प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे के द्वारा कहा गया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। परिभाषा तो दे दी कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, लेकिन केवल परिभाषा देना ही पर्याप्त नहीं होता है, उसे एक्सप्लेन भी करना होता है, उसकी व्याख्या भी करनी होती है। तो मनोवैज्ञानिक बताने में असमर्थ रहे कि आत्मा होती कैसी है, आत्मा का रंग रूप कैसा होता है, आत्मा का स्वरूप कैसा होता है, ये बात बताने में असमर्थ रहे। परिणाम स्वरूप 16वीं शताब्दी के अंत में ये परिभाषा क्या हो गई, अमान्य। ठीक है, 16वीं शताब्दी के अंत में ये परिभाषा अमान्य हो गई, 16वीं शताब्दी के अंत में। ठीक है, 16वीं शताब्दी के अंत में ये परिभाषा अमान्य हो गई। तो 17वीं शताब्दी में माना गया कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। 17वीं शताब्दी में माना गया कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। यहां भी मनोवैज्ञानिक इस परिभाषा की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर सके, परिणाम स्वरूप यह परिभाषा भी क्या हो गई, अमान्य। मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना गया था इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी के द्वारा। किसके द्वारा, इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान माना। चूंकि मनोवैज्ञानिक इस परिभाषा की भी स्पष्ट व्याख्या नहीं कर सके, इसीलिए यह परिभाषा भी क्या हो गई, अमान्य। फिर 19वीं शताब्दी में, क्योंकि 17वीं 18वीं तक यही चली थी, तो 19वीं शताब्दी में माना गया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। और चेतना का विज्ञान किसने माना, विलियम वुंट, विलियम जेम्स, वाइव्स, जेम्स सली, विलियम वुंट, विलियम जेम्स, वाइव्स, जेम्स सली आदि के द्वारा माना गया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। क्या माना गया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। तो बताइए बच्चों, ये परिभाषा मान्य हुई या अमान्य? डेफिनेटली ये परिभाषा भी अमान्य हुई। ये परिभाषा भी अमान्य हुई क्योंकि केवल चेतन अवस्था नहीं होती है। आगे पढ़ेंगे आप कि केवल चेतन अवस्था नहीं होती है, कितनी अवस्थाएं होती, चेतन, अचेतन व अर्धचेतन। आगे डिटेल में हम इनकी चर्चा करेंगे। केवल चेतन नहीं, 3 अवस्थाएं होती, चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। आगे डिटेल में हम इनकी चर्चा करेंगे। और ये अवस्थाएं बताई थी सिगमंड फ्रायड ने। किसने बताई थी? सिगमंड फ्रायड ने। चेतन, अचेतन और अर्धचेतन। थोड़ी सी चर्चा हम कर लेते हैं। चेतन, क्या बता सकते हैं मुझे चेतन अवस्था किसे कहेंगे? चेतन अवस्था किसे कहेंगे? अब आप में से कुछ बैठे बैठे बोलेंगे कि मैडम आंखों से जागे हुए हैं तो चेतन, सो गए तो अचेतन, आधे सोए आधे जागे अर्धचेतन। बिल्कुल गलत बेटा, ऐसा नहीं है। चेतन अवस्था आंखों से जागृत अवस्था नहीं, मस्तिष्क से जागृत अवस्था को चेतन कहते हैं। मस्तिष्क से जागृत अवस्था को चेतन कहते हैं। अभी मैं बोल रही हूं, आप सुन रहे हैं, कहां जा रहा है, यहां। ये चेतन अवस्था है। मस्तिष्क से जागृत अवस्था को क्या कहते हैं? चेतन अवस्था कहते हैं। इस वर्तमान स्थिति को क्या कहते हैं? चेतन अवस्था कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क से जागृत अवस्था चेतन। चेतन भाग कितना होता है? 1/10। ये चेतन छोटा सा, प्यारा सा, नाजुक सा होता है। चेतन भाग छोटा सा, प्यारा सा, नाजुक सा होता है। हम सबको इसका ध्यान रखने की आवश्यकता होती है।
बच्चों, ये मनोविज्ञान और मनोविज्ञान को यदि आपने जीवन में अपना लिया तो ये जीवन बड़ा सरल हो जाएगा, बड़ा सुखमय हो जाएगा, जीवन जीने का तरीका आ जाएगा। ये वास्तविकता है, ये किताबी बातें नहीं, ये चेतन भाग मात्र हमारा 1/10 होता है और हम सब इस 1/10 भाग को परेशान करने की कोशिश करते हैं। चिड़चिड़ाते रहते हैं, दुख में रहते हैं, तकलीफ में रहते हैं, झंझलाहट करते रहते हैं। अगर छोटी मोटी बातें होती तो घर कर रखते हैं, उसे भुलाते नहीं हैं। और फिर कहते हैं सिलेक्शन ही नहीं होता, इतनी पढ़ाई करता हूं या इतनी पढ़ाई करती हूं फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं होता। कहां से होगा बेटा? क्या आपने चेतन भाग का ध्यान रखा? क्या आपने हमेशा इसे स्वस्थ रखा? क्या आपने छोटी मोटी बातों को अवॉइड किया? नहीं किया ना, क्योंकि आदत है हमारी। तो किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया तो दिन भर रोना रोते रहते हैं, उसने मेरे से ऐसा कह दिया, मैं तो भुला ही नहीं पा रहा, मैं दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा, उसने मेरे से ऐसा कहा तो क्यों कहा। अरे जीवन है बेटा, होती रहती है बातें छोटी मोटी। अवॉइड करना सीखो। अवॉइड करना नहीं आएगा तो जीवन है, कुछ भी आप बाहर निकलोगे झड़प हो सकती है, घर में झड़प हो सकती है, कहीं भी कुछ भी। अगर छोटी मोटी बातों को दिमाग में रखोगे जीवन कैसे जी पाओगे? ये कला, ये हुनर जीवन में अपनाना सीखो। छोटी मोटी बातों को जीवन में अवॉइड करना सीखो। अवॉइड करना सीखो, चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट रखना सीखो। फिर देखो जीवन में तरक्की होती है या नहीं, प्रगति होती है या नहीं। इन बातों का ही तो पता नहीं होता आपको। आपको केवल एक बात पता होती है, पढ़ लो पढ़ लो और पढ़ लो। केवल पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, पढ़ने से सिलेक्शन होते हैं बेटा, माना पढ़ने से सिलेक्शन होते हैं, लेकिन केवल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होते। कुछ बातों का अगर आप ध्यान रख लो ना तो सिलेक्शन उससे होते हैं। तो बेटा याद रखना, बाद में और डिटेल में चर्चा हम करेंगे। चेतन भाग केवल और केवल 1/10 भाग होता है और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। इसे थकाना भी नहीं चाहिए। पढ़ पढ़कर थक जाओ तो रिलैक्स करो, थोड़ा रिलैक्स करो। इसे थकाने की कोशिश मत करना। ये छोटा सा प्यारा सा नाजुक सा है, इसे थकाने की कोशिश मत करना। जो इसका ध्यान रखेगा ये आपका ध्यान रखेगा और आपको जिता देगा। और अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो ये कभी आपको जीतने नहीं देगा। इतनी बात ध्यान रखना, ठीक है? फायदा उठाओ ना किसका? अचेतन मन का। अचेतन मन 9/10 भाग भंडार। अरे जो बातें, जो कटु अनुभूतियां होती हैं, जो दुखद बातें होती हैं, जो तकलीफ वाली बातें होती हैं, भुला दो, दबा दो, भेज दो। कौन से मन में? अचेतन मन में। अचेतन मन है ना हमारे पास भंडार। अचेतन मन का फायदा उठाना सीखो। जो बातें तकलीफ देती है छोड़ो, हटा दो। हम कहते हैं छोड़ो, हुआ सो हुआ, दबा दो उसे, भुला दो। कहां भेज दो? अचेतन मन में। बेटा एक बात बताइए, मन चंचल होता है या स्थिर होता है? चंचल होता है या स्थिर होता है? यस, गिव मी आंसर। चंचल होता है या स्थिर होता है? जल्दी से बताओ। नवीन बेटा जल्दी से बताओ। तबस्सुम, हीना, रश्मि जल्दी से बताओ बेटा कि मन हमारा चंचल होता है या स्थिर होता है? जल्दी से बता दीजिए। चंचल या स्थिर? रश्मि शर्मा, चंचल या स्थिर? जल्दी बताओ, मन हमारा कैसा होता है? बिल्कुल, हमारा मन बहुत चंचल होता है। यस, चंचल होता है। तबस्सुम, ललित, भीम चंचल होता है। मन बहुत चंचल होता है। मन का क्या है? मन में कोई भी इच्छा जागृत हो जाती है। मन में कोई भी इच्छा जागृत हो जाती है। एक बात मुझे बताइए बेटा कि मन में जागृत हर इच्छा की क्या पूर्ति हो जाती है? अरे मन में तो कोई भी इच्छा जागृत हो जाती है। किसी अच्छे से बंगले को देखा, वाह क्या शानदार बंगला है, काश ऐसा बंगला हमारे पास भी हो। चमचमाती लंबी सी गाड़ी, काश ऐसी गाड़ी हमारे पास भी हो। अरे वो खूबसूरत सी लाड़ी, काश ऐसी लाड़ी हमारे पास भी हो। मन का क्या है? मन तो चंचल है। मन तो चंचल है। कोई भी इच्छा जागृत हो जाती है मन के अंदर, कोई भी इच्छा जागृत हो जाती है। मान लीजिए आपके अंदर इच्छा जागृत हो गई कि कार तो मेरे पास होनी ही चाहिए। आपके सारे पड़ोसियों के पास कार आ गई, सारे रिलेटिव्स के पास कार आ गई और आपके अंदर भी इच्छा जागृत हो गई कि कार तो मेरे पास होनी चाहिए। और आप लग गए कार के इंतजाम में। सोते जागते कार, खाते पीते कार, उठते बैठते कार, कार कार और कार, और लाख कोशिशों के बावजूद भी कार का इंतजाम नहीं हो सका। अब क्या करोगे आप?
नहीं हो पा रहा है कार का इंतजाम, क्या करोगे अब आप, क्या करोगे? यही तो कहोगे कि मारो गोली इस कार को, इस कार के चक्कर में मेरे इतने सारे काम और पेंडिंग हो गए। आखिरकार व्यक्ति अपनी अतृप्त इच्छा का क्या कर देता है, दमन। आपने भी अपनी कार की इच्छा का दमन कर दिया और स्कूटर से आना जाना शुरू कर दिया। अतृप्त इच्छा का क्या कर दिया जाता है, दमन कर दिया जाता है। आपने भी अपनी कार की इच्छा का दमन कर दिया और स्कूटर से आना जाना शुरू कर दिया। अब आप मुझे बताइए, जिन इच्छाओं का हम दमन कर देते हैं, जिन इच्छाओं का हम दमन कर देते हैं, वो हमेशा के लिए दमित हो जाती है या वापस कभी चेतन में आती है? वो हमेशा के लिए दमित हो जाती है या वापस कभी चेतन में आती है? डेफिनेटली बेटा वापस चेतन में आती है। कब? जब कोई ऐसी सिचुएशन सामने आ जाती है, जैसे कार की इच्छा को आपने दबा दिया था, स्कूटर से आना जाना शुरू कर दिया था, काम में मन लगना भी शुरू हो गया था। अब एक दिन मॉर्निंग का टाइम, मॉर्निंग टी पी रहे थे आप कि डिंग डोंग बेल बजी, आप उठे, आपने दरवाजा खोला तो दरवाजा खोलते सामने कौन? वो आपका निकम्मा साथी जो किसी काम का नहीं था। उसके हाथ में बड़ा सा मिठाई का डिब्बा और वो आपसे कहता है कि लो मिठाई खाओ ना। तो आपने पूछा अरे वाह मिठाई, किस खुशी में भाई? तो क्या कहता है वो आपसे कि जरा बाहर आकर देखो ना, कार लेकर आया हूं। रख दिया ना आपकी दुखती रग पर हाथ। क्या कहता है कि जरा बाहर निकल के देखो ना, कार लेकर आए हो। पूछिएगा और आपसे कि बताओ ना कैसी लगी कार, तो आप कहेंगे कि हाँ अच्छी लगी। अच्छा बताओ ना इस मेरी कार का कलर कैसा लग रहा है, तो आप कहेंगे कि अच्छा है। मतलब आपके अचेतन मन में दमित इच्छा वापस कहाने लगी चेतन में कि देखो मेरी तो किस्मत ही खराब है, ये निकम्मा जिसके बारे में मैं सोचता था कि कभी कुछ नहीं कर पाएगा, मेरे ही दरवाजे पर कार लेकर आ गया। अचेतन मन में दमित इच्छा वापस कहाने लगी चेतन में। तो बच्चों ध्यान रखना, जब अचेतन मन में दमित इच्छा वापस चेतन में आती है, वापस चेतन में आती है, तो व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार हो जाता है। किसका शिकार? दुश्चिंता का। आगे आएगा ये वर्ड, तब पूछूंगी मैं आपसे कि बताओ दुश्चिंता कब क्रिएट होती है, तो आप मुझे बताएंगे जब अचेतन मन में दमित इच्छा वापस चेतन में आती है तो व्यक्ति दुश्चिंता का शिकार हो जाता है। तो बेटा ये होता है अचेतन मन, दमित इच्छाओं का भंडार। कोई भी ऐसी इच्छा जो हमारी पूरी नहीं हो पाती है, या जो कटु अनुभूतियां होती हैं, या जो दुखद बातें होती हैं, उनको हम दबा देते हैं, भुला देते हैं, भेज देते हैं कौन से मन में? कौन से मन में? अचेतन मन में। अब हम बात करेंगे अर्धचेतन की। चेतन और अचेतन के बीच की अवस्था को क्या कहते हैं? अर्धचेतन। अर्धचेतन याद की हुई बातों को अचानक भूल जाना। अर्धचेतन क्या? जैसे मान लीजिए आपने बहुत अच्छी तैयारी की, बहुत अच्छी तैयारी के साथ आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, क्वेश्चन पेपर आपके सामने है, आपने प्रश्न पढ़ा और प्रश्न पढ़ते आपको लगा कि हाँ इसका आंसर मुझे याद था, मैंने इसका आंसर पढ़ा था, मैंने इसका आंसर पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा है। परेशान है क्योंकि याद किया था, पढ़ा था, बट अभी याद नहीं आ रहा है, टाइम कम होता है, इसलिए कुछ भी लिख कर या छोड़ कर आ जाते हैं। और जैसे ही एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलते हैं, वापस उस प्रश्न को पढ़ते हैं, ऑटोमेटिकली पूरा आंसर याद आ जाता है। फिर अपने साथी से कहते हैं कि पता है पूरा याद था लेकिन उस वक्त याद नहीं आया। होता ही नहीं होता है, होता है। कहां चला गया था वो आंसर? अर्धचेतन मन में। दूसरा उदाहरण सुन लो। शादी पार्टी में जाते हैं कहीं, तो कोई आपसे हाय हेलो नमस्कार करके चला जाता है, तो आपका साथी पूछता है कि ये जो आपसे नमस्ते करके गया है क्या नाम है इसका? तो आप सोचते नाम, इसका नाम 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 याद है लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। नाम याद है लेकिन नाम याद नहीं आ रहा। काफी कोशिश करते हैं कि इसका नाम, नाम याद नहीं आता कोशिश करने के बाद भी, और कुछ समय पश्चात ऑटोमेटिकली उसका नाम याद आ जाता है। कहां चला गया था वो नाम? अर्धचेतन मन में। तो याद की हुई बातों को अचानक भूल जाना। कई बार हम बोलते बोलते अटक जाते हैं, हकला जाते हैं। ये सारी बातें कहां चली जाती हैं? अर्धचेतन मन में।
अर्ध चेतन मन जिसका कोई भाग नहीं होता। बेटा चेतन का तो 1/10 भाग है, अचेतन 9/10 भाग है, लेकिन अर्ध चेतन का कोई भाग नहीं होता। कैसे? बर्फ की एक चट्टान है, बर्फ की चट्टान का अधिकांश भाग पानी में डूब गया और कुछ भाग पानी के ऊपर है। जो अधिकांश भाग पानी में डूब गया वो कौन सा मन है? अचेतन मन। और कुछ भाग जो पानी के ऊपर है वो कौन सा मन है? चेतन। उन दोनों के बीच की परत कौन सी है? बीच वाली स्थिति कौन सी? अर्ध चेतन जिसका कोई भाग नहीं होता। सिंपली ध्यान देंगे, सिंपली ध्यान देंगे तो बच्चों वापस यहां आ जाओ। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना गया? चेतना का विज्ञान। अपूर्ण अर्थ होने के कारण ये परिभाषा भी क्या हो गई? अमान्य। ये परिभाषा भी क्या हो गई? अमान्य। तो जो चेतना का विज्ञान मानने वाले जो विलियम वुंट थे, याद रखना, इन विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिग स्थान पर 1879 में, ठीक है, 1879, 19वीं शताब्दी की बात अब आ रही है। विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिग स्थान पर 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की, ठीक है। इसीलिए विलियम वुंट ने क्या किया? प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। पहली बात ये ध्यान रखना, विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिग स्थान पर 1879 में, विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिग स्थान पर 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। दूसरी बात, इसी समय से 1879, इसी समय से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। तो 1879 में मनोविज्ञान क्या बन गया? स्वतंत्र विषय, स्वतंत्र विषय। इसी समय से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। तो पूछ लिया जाए आपसे कि मनोविज्ञान को स्वतंत्रता कब मिली, मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में सामने कब आया? तो बेटा जवाब दोगे 1879। 1879 जब विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिग स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है और इसलिए विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। काफी कंफ्यूज रहते हैं ना आप? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? बड़े कंफ्यूज रहते हैं आपकी विलियम जेम्स से। नहीं बेटा, वापस सुन लेना, विलियम जेम्स अमेरिकन मनोविज्ञान के जनक हैं। प्रश्न पूछा जा चुका है, किस एग्जाम में पूछा गया वो प्रमाण के साथ आपको दिखा दूंगी। बिल्कुल प्रश्न पूछा गया था, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक आंसर माना गया था विलियम वुंट और विलियम वुंट ही है। क्यों है ये बात भी प्रमाणित है आपके सामने। आधुनिक मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के जनक अरस्तु, मनोविज्ञान के जनक अरस्तु, लेकिन आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट। विलियम वुंट जिन्होंने जर्मनी के लिपजिग स्थान पर 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। इसलिए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक भी यही है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी यही है। क्यों? क्योंकि इसी समय से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट बात ध्यान रखना, लिपजिग एक विश्वविद्यालय है, वर्तमान में इसका नाम कार्ल मार्क्स है। लिपजिग विश्वविद्यालय को वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। सिंपल ध्यान देना, ठीक है। लिपजिग विश्वविद्यालय को वर्तमान में कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है।
तो यहां तक की बात समझ में आ गई। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वुंट। विलियम वुंट ने क्या किया था? जर्मनी के लिप्जिग स्थान पर 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी और इसी समय से मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप से एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया। इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी कौन है? विलियम वुंट। यहां तक की बात क्लियर? ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। एक थे विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल, ध्यान रखना बच्चों, ये विलियम मैकडूगल चेतना का विज्ञान नामक परिभाषा के बिल्कुल खिलाफ थे। विलियम मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था आउटलाइन साइकोलॉजी। जिसका नाम था आउटलाइन साइकोलॉजी। इस आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 16 पर विलियम मैकडूगल ने स्पष्ट लिखा कि चेतना एक बहुत बुरा शब्द है और यह दुर्भाग्य की बात है कि मनोविज्ञान में इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। पूछ लिया जाए चेतना शब्द की कड़ी निंदा किसने की? आंसर दे देना विलियम मैकडूगल। चेतना शब्द की कड़ी निंदा करने वाले कौन? विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल की पुस्तक का नाम क्या है? आउटलाइन साइकोलॉजी। इसी पुस्तक के पृष्ठ नंबर 16 पर विलियम मैकडूगल ने स्पष्ट लिखा था कि चेतना एक बहुत बुरा शब्द है और ये दुर्भाग्य की बात है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। तो सिंपल ध्यान देना, यहां तक की बात आपके समझ में आ गई होगी। तो 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना गया था? चेतना का विज्ञान। अपूर्ण अर्थ होने के कारण यह परिभाषा भी क्या हो गई? अमान्य हो गई। और उसके बाद बात आती है 20वीं शताब्दी की। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और आज तक यही परिभाषा प्रचलित है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। क्यों? क्योंकि व्यवहार को देखा जा सकता है, व्यवहार को परखा जा सकता है, व्यवहार में परिवर्तन भी किया जा सकता है। इसलिए आज यही परिभाषा प्रचलित है कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन है? वाटसन। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन है? वाटसन। वाटसन के अलावा वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक आदि के द्वारा भी मनोविज्ञान को क्या माना गया? क्या माना गया? व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक वाटसन थे। वाटसन के अलावा वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक आदि के द्वारा भी मनोविज्ञान को क्या माना गया? व्यवहार का विज्ञान। क्लियर? ये जो वाटसन है, वाटसन कौन है? व्यवहारवाद के जनक। व्यवहारवाद के जनक। और बेटा ध्यान रखना, व्यवहारवादी कोई भी हो, व्यवहारवादी वंशानुक्रम में कम विश्वास करते हैं और वातावरण में अधिक। व्यवहारवादी वंशानुक्रम में कम विश्वास करते हैं और वातावरण में अधिक। इसीलिए वाटसन ने एक परिभाषा दी थी। वाटसन ने एक परिभाषा दी थी कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूं जैसा मैं बनाना चाहता हूं। क्या कहा वाटसन ने? पहली बात तो ध्यान रखना, व्यवहारवाद के जनक कौन है? व्यवहारवाद के जनक कौन है? वाटसन। व्यवहारवाद के जनक वाटसन है और व्यवहारवादी वंशानुक्रम में कम विश्वास करते हैं, वातावरण में अधिक विश्वास करते हैं। इसीलिए वाटसन ने कहा था कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, अरे तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूं जैसा मैं बनाना चाहता हूं। मतलब तुम मुझे कुम्हार का बच्चा दे दो, तुम मुझे कुम्हार का बच्चा दे दो, मैं चाहे उसे डॉक्टर बना सकता हूं, मैं चाहूं उसे इंजीनियर बना सकता हूं, मैं ऐसा माहौल दूंगा उसे।
मैं ऐसा वातावरण दूंगा उसे। तो बच्चों ध्यान रखना, जो व्यवहारवादी हैं वो व्यवहारवादी वंशानुक्रम में तो कम विश्वास करते हैं और वातावरण में अधिक विश्वास करते हैं, ये बात ध्यान देना। तो बिल्कुल वाटसन ने कहा कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, काफी फेमस परिभाषा है, ये बार बार एग्जाम में उठकर भी आ जाती है कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूं जैसा मैं बनाना चाहता हूं। क्लियर। उसके बाद बात आती है किसकी? वुडवर्थ। ये जो वुडवर्थ हैं, इन वुडवर्थ ने मनोविज्ञान की पूरी यात्रा का वर्णन अपनी एक परिभाषा में कर दिया। किसकी बात कर रही हूं मैं? वुडवर्थ की। वुडवर्थ ने मनोविज्ञान की यात्रा का वर्णन, मनोविज्ञान की यात्रा का वर्णन एक परिभाषा के अंतर्गत किया। मनोविज्ञान की पूरी यात्रा का वर्णन अपनी एक परिभाषा के अंतर्गत किया। क्या परिभाषा दी वुडवर्थ ने? कि सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और आज मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। ये परिभाषा किसने दी? ये परिभाषा किसने दी? वुडवर्थ ने। ध्यान रखिएगा, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और आज मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। यह परिभाषा किसने दी? वुडवर्थ ने। ठीक है, यह परिभाषा किसने दी? वुडवर्थ ने। तो ध्यान देना, वाटसन की परिभाषा इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। वुडवर्थ ने पूरी यात्रा का वर्णन अपनी एक परिभाषा में किया। स्किनर, मौलिक व्यवहारवादी कौन? स्किनर। पूछ लिया जाए मौलिक व्यवहारवादी कौन कहलाते हैं, तो नाम लेना स्किनर का। नाम किसका लेना? स्किनर का। मौलिक का मतलब होता है नवीन और उपयोगी। तो स्किनर ने शिक्षा के क्षेत्र में नवीन और उपयोगी योगदान दिया है। नवीन और उपयोगी योगदान दिया है। अभिक्रमित अनुदेशन का नाम भी आपने सुना होगा। अभिक्रमित अनुदेशन के जनक भी कौन है? बीएफ स्किनर। तो मौलिक व्यवहारवादी वाली बात है कि मौलिक व्यवहारवादी कौन है, तो जवाब क्या दोगे? स्किनर। मैकडोगल, मूल प्रवृत्ति के जनक, आगे हम पढ़ेंगे। मैकडोगल मूल प्रवृत्ति के जनक माने जाते हैं, और मैकडोगल ने कितनी मूल प्रवृत्ति बताई है? 14 मूल प्रवृत्ति। कितनी बताई है? 14 मूल प्रवृत्ति बताई है, और कहा है कि प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक संवेग होता है। यानी संवेग भी कितने बताए? 14। किसने? विलियम मैकडोगल ने। तो 14 मूल प्रवृत्ति और 14 संवेग की बात किसने की है? मैकडोगल ने की है। तो मूल प्रवृत्ति के जनक कौन है? जनक कौन है? मैकडोगल। थॉर्नडाइक, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक, आगे पढ़ेंगे हम। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है? थॉर्नडाइक। यहां तक की बात समझ में आ गई। तो बच्चों आज मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? व्यवहार का विज्ञान। आज मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? व्यवहार का विज्ञान। और आधुनिक समय की हम बात करें तो मनोविज्ञान को व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान माना जाता है। व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान माना जाता है। व्यवहार जो हम बाह्य रूप से देख सकते हैं, अनुभूति का विज्ञान यानी अंदर क्या चल रहा है, क्या महसूस किया जा रहा है, इसका पता भी लगाया जा सकता है। तो आपके सामने प्रश्न आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए क्वेश्चन है मनोविज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 आत्मा का विज्ञान, आत्मा का विज्ञान। ऑप्शन नंबर 2 मन या मस्तिष्क का विज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 यहां बी लिख दें अपन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान। क्या आंसर दोगे बेटा?
क्या आंसर दोगे? यस, क्या आंसर दोगे? आत्मा का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार और अनुभूति का विज्ञान। बच्चे जब इस प्रश्न को पढ़ते हैं कि मनोविज्ञान, तो व्यवहार का विज्ञान आते ही टिक लगा देते हैं, इस पर आगे नहीं पढ़ते। बच्चों इस पर टिक, ये सही है, बट इससे भी ज्यादा सही कौन सा है? डी। इससे भी ज्यादा सही कौन सा है? डी ऑप्शन ज्यादा सही है, व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान। हाँ, ये ऑप्शन में नहीं है तो डेफिनेटली व्यवहार का विज्ञान, डेफिनेटली व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, यहां सिंपल प्रश्न एग्जैक्टली बनेगा, वर्तमान में मनोविज्ञान है, तो वर्तमान में मनोविज्ञान है, व्यवहार का विज्ञान सही है, बट ज्यादा सही कौन सा है? व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान। ठीक है, व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान। क्लियर? यहां तक की बात आपके समझ में आ गई? तो आज मनोविज्ञान को क्या माना जाता है? व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार व अनुभूति का विज्ञान। यहां तक की बात क्लियर है बच्चों? यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर? बिल्कुल क्लियर है। तो एक बार वापस रिवीजन कर लो ताकि आप मेरे द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब दे सको। क्लियर? चलिए आ जाओ। मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, इतिहास बहुत छोटा। किसने कहा? एबिंगहास। किसने कहा? एबिंगहास। अतीत की और इतिहास की बात हो रही है, तो फिर हम बात करें किसकी? अतीत की। अतीत प्रारंभ होता है 400 ईसा पूर्व से। कब से? 400 ईसा पूर्व से। 400 ईसा पूर्व मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था, और उस शाखा का नाम क्या रख दिया था? मनादर्शन। और इस मनादर्शन शब्द का प्रयोग अरस्तु ने अपनी पुस्तक डी एनिमा के अंतर्गत किया, और इसीलिए अरस्तु को मनोविज्ञान का जनक माना जाता है और दर्शन शास्त्र को मनोविज्ञान की जननी माना जाता है। ये बात हुई किसकी? अतीत की। ये बात किसकी हुई? अतीत की। ठीक है, उसके बाद इतिहास की हम बात करेंगे तो इतिहास 16वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है। 16वीं शताब्दी यानी 1590 में रुडोल्फ गोकेल ने अपनी पुस्तक का नाम ध्यान रखेंगे, साइकोलॉजिया। साइकोलॉजिया के अंतर्गत मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। क्लियर? ठीक है बेटा, ये सारा का सारा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ऐसा का ऐसा भी मिल जाएगा, अप टू डेट नोट्स भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, पर डोंट यू वरी। ठीक, तो 1590 में रुडोल्फ गोकेल ने अपनी पुस्तक साइकोलॉजिया के अंतर्गत मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। अतीत और इतिहास की बात हो गई, फिर हम आगे चलेंगे। अब मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय बनाने का प्रयास करना शुरू किया, तो स्वतंत्र विषय बनाने के लिए उसको परिभाषित करना शुरू किया। तो सबसे पहली परिभाषा शाब्दिक अर्थ के आधार पर दी गई। शाब्दिक अर्थ, जैसा कि मनोविज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति दो भाषा, ग्रीक व लैटिन, दोनों आ जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रीक को देना। ग्रीक नहीं आए तो डेफिनेटली क्या होगा? लैटिन होगा। दो शब्द ध्यान रखना, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा का, लोगस का अर्थ होता है अध्ययन करना या कह दो विज्ञान। तो इसी शाब्दिक अर्थ के आधार पर सबसे पहली परिभाषा दी गई कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। आत्मा का विज्ञान है, चूंकि आत्मा की कोई भौतिक सत्ता नहीं होती, तो मनोवैज्ञानिक बताने में असमर्थ रहे कि आत्मा होती कैसी, रंग रूप कैसा होता है, स्वरूप कैसा होता है। परिणाम स्वरूप 16वीं शताब्दी के अंत में आत्मा का विज्ञान नामक परिभाषा क्या हो गई? अमान्य। आत्मा का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन कौन थे? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। जब यह परिभाषा अमान्य हो गई तो 17वीं शताब्दी में माना गया कि मनोविज्ञान मन या मस्तिष्क का विज्ञान है। मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक, इटली के प्रमुख मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी। मन या मस्तिष्क का विज्ञान, यहां भी मनोवैज्ञानिक इस परिभाषा की स्पष्ट व्याख्या नहीं कर सके, परिणाम स्वरूप यह परिभाषा भी क्या हो गई? अमान्य। 19वीं शताब्दी में माना गया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, और चेतना का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन है? विलियम वोंट, विलियम जेम्स, वाइव्स, जेम्स सली। ये परिभाषा भी अमान्य हुई। क्यों? क्योंकि केवल चेतन अवस्था नहीं होती बच्चों, तीन अवस्था होती, जैसा कि मैं जिक्र कर चुकी हूं, चेतन, अचेतन और अर्ध चेतन। ठीक है, तो चेतना का विज्ञान मानने वाले विलियम वोंट, ये विलियम वोंट वही है जिन्होंने जर्मनी के लिप्जिग स्थान पर 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की, इसीलिए विलियम वोंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। और इसी समय से, कौन से समय से? 1879। इसी समय से मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने आया, इसीलिए आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? विलियम वोंट। ठीक है, विलियम वोंट। तो चेतना का विज्ञान, चेतना शब्द की कड़ी निंदा करने वाले कौन है बच्चों? चेतना शब्द की कड़ी निंदा किसने की? विलियम मैकडूगल ने। विलियम मैकडूगल की पुस्तक का नाम क्या है? आउटलाइन साइकोलॉजी। और आउटलाइन साइकोलॉजी पुस्तक के प्रश्न नंबर 16 पर विलियम मैकडूगल ने स्पष्ट लिखा
कि चेतना एक बहुत बुरा शब्द है। दुर्भाग्य की बात है कि मनोविज्ञान में इस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। इन शब्दों के साथ चेतना शब्द की कड़ी निंदा किसने की? विलियम मैकडोगल ने। ठीक, जब चेतना का विज्ञान नामक परिभाषा अमान्य हो गई तो 20वीं शताब्दी में माना गया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक वाटसन है। आज कौन सी परिभाषा प्रचलित है व्यवहार का विज्ञान? प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन है? वाटसन। वाटसन व्यवहारवाद के जनक। वाटसन की फेमस परिभाषा क्या है कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूं जैसा मैं बनाना चाहता हूं। तो व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन है? वाटसन। और वाटसन के अलावा वुडवर्थ, स्किनर, मैकडोगल, थॉर्नडाइक आदि के द्वारा भी मनोविज्ञान को क्या माना गया? क्या माना गया? व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, वुडवर्थ ने मनोविज्ञान की पूरी यात्रा का वर्णन अपनी एक परिभाषा में कर दिया। वुडवर्थ ने क्या परिभाषा दी? क्या परिभाषा दी? कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया, और आज मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। यह परिभाषा किसने दी? वुडवर्थ ने। स्किनर मौलिक व्यवहारवादी कहलाते हैं। मौलिक व्यवहारवादी कौन? प्रश्न आ जाए आंसर देना स्किनर। मूल प्रवृत्ति के जनक कौन? आंसर देना मैकडोगल। मैकडोगल ने मूल प्रवृत्ति बताई कितनी थी? 14। संवेग कितने बताए थे? 14। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन? आंसर देना थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन? आंसर देना थॉर्नडाइक। यहां तक की बात पहले आपको समझ में आ गई बेटा? ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब मैं थोड़ा सा पानी वगैरह पीऊंगी और आप जिसने नहीं उतारा है वो उतारते चले जाओ। ये लो, सबसे पहले तो ये है, तो उतार लीजिए। मैम कब तक मिलेगी पीडीएफ? राहुल बेटा ये समझ लो नहीं मिलेगा, ये समझ लो कुछ नहीं मिलेगा, बिल्कुल यही समझो, इसमें आपका फायदा होगा। पहले आप यहां से जितना उतार सकते हैं, अपने हाथों से जितना लिख सकते हैं उतना लिखो, उतना लिखो। मैं आपकी सारी मदद करूंगी, लेकिन पहले जैसा मैं कहती चली जा रही हूं आप वैसा करो। जितना लिख सकते हो उतना लिखो अपने हाथों से, बिल्कुल उसकी बात ही अलग होती है। लिख लिया होगा, आगे बढ़ा देती हूं। विनोद कुमार मेघवाल, बेटा क्या आप इंग्लिश सब्जेक्ट के हैं? तो बेटा अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट के हैं तो पहले आप हिंदी में पूरी साइकोलॉजी समझ लो, कंप्लीट साइकोलॉजी समझ लो, और फिर आपको इंग्लिश का पूरा मैटर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, डोंट यू वरी। लेकिन सारी चीजें समझनी मदर टंग में ही होती है बेटा, तो आप पहले ये सारा समझ लो, क्योंकि साइको तो साइको है। ठीक है, आगे बढ़ा दे। क्लास रेगुलर अटेंड करनी है सभी को। रश्मि आप पहली बार पढ़ रही ना साइको, बेटा बहुत मजा आने वाला है, बिल्कुल। बिल्कुल बेटा, टाइम टेबल भी डाल देंगे, बाकी शेड्यूल पहले ही डल जाते हैं सारे। अखिलेश कुमार, बेटा कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हो आप?
हाँ बेटा उतार लो सभी, आगे चलो। यस रमाकांत, सब कुछ याद हो गया बेटा, क्या बात है। मैं यही चाहती हूँ सब कुछ हाथों हाथ याद करते चले जाओ, कुछ नहीं छोड़ना है बाद के लिए। इतना अच्छा तैयार कर लो मनोविज्ञान को कि एक भी प्रश्न छूटे नहीं। अभी तो आगे आगे देखो बेटा, इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं आपके मनोविज्ञान में कि मजा आ जाएगा। जिसने नहीं उतारा है उतार लो बेटा जल्दी से। और सब भी बताते चले जाओ भाई, समझ में आया नहीं आया, कैसा लगा, पहली क्लास का फीडबैक तो दो मुझे। जो लिख चुके हैं, जो उतार चुके हैं, वो बताएं कि जो भी पढ़ा वो याद हुआ नहीं हुआ, समझ में आया नहीं आया, क्योंकि इसके बाद में प्रश्न पूछने वाली हूं आपसे। अभी मौखिक प्रश्न नहीं पूछूंगी, आप बैठे बैठे जवाब देते चले जाना वहां से। हो गया, आगे चले। अच्छा राम खिलाड़ी 12:40 तक ही ले पाएंगे, कोई बात नहीं बेटा, मैं 12:40 तक ही पढ़ाऊंगी। यस 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 गौरव बहुत अच्छा लगा, अखिलेश बहुत बढ़िया, ललिता याद आ गया। यस यस मैम, थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए, तभी तो मजा आएगा पढ़ने पढ़ाने का। बेटा अभी ध्यान देना, अभी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में जो टॉपिक सेम है वो हम एक साथ ही पढ़ रहे हैं, लेकिन जो टॉपिक डिफरेंट होंगे वो फिर आपका डिफरेंट शेड्यूल आ जाएगा। फर्स्ट ग्रेड वालों के फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड वालों के सेकंड ग्रेड, लेकिन ये कुछ टॉपिक जो सेम है, काफी टॉपिक अलग हैं, वो हम अलग ही पढ़ेंगे। अलका सैनी थैंक यू, राम खिलाड़ी, राधा कृष्णा थैंक यू बेटा। ओके, मतलब मजा आ गया सभी को, क्या बात है, सब समझ में आ गया। हाँ मजे मजे में पढ़ेंगे राकेश बेटा, बिल्कुल। भूरा राम थैंक यू बेटा। राकेश थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। स्पीड भी सही है ना? यस, स्पीड हर तरह की स्पीड है, जहाँ समझने वाली बातें वहाँ धीमी भी है, और फिर जब हम रिवाइज करते हैं वहाँ तेज स्पीड भी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा पूजा, आपने मुझसे ही पढ़ी थी साइकोलॉजी, क्या बात है। मायरा थैंक यू बेटा। हिना खान, भीम यस यस यस, बस मजा आना चाहिए पढ़ने में और याद होना चाहिए सारी चीजें। तो यहां तक की बात क्लियर, ठीक है। तो अब हम आगे चले? नहीं चलेंगे, आगे नहीं चलेंगे। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी और आप तुरंत वहां बैठे बैठे जवाब देते चले जाना। रेडी हो? रेडी हो? तैयार हो? ठीक है, ये जस्ट मौखिक क्वेश्चंस हैं, ये टेस्ट नहीं है। टेस्ट तो मैं पूरी तरह से यहाँ बोर्ड पे आपको सॉल्व करवाऊंगी सारी चीजें, बट अभी जितना पढ़ा है उतने में से आप जवाब देंगे। अब बताओ आप मुझे कि मैं स्पीड से प्रश्न पूछूं या धीरे धीरे प्रश्न पूछूं? आप जैसा बोलेंगे वैसा करने के लिए तैयार हूं मैं। चलो नॉर्मल है ना, धीरे भी नहीं, बहुत स्पीड में भी नहीं, नॉर्मल तरीके से मैं प्रश्न पूछूंगी, आप मुझे जवाब देना, ठीक? हाँ बेटा, ये रिकॉर्ड रहेगी आपके पास साल भर के लिए, उम्र भर के लिए नहीं, साल भर के लिए रहेगी। आप जब चाहो तब देख लेना, ठीक है? चलिए, मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है, इतिहास बहुत छोटा, किसका कहना है? जल्दी से बताओ, किसका कहना है? किसका कहना है? शाबाश, वेरी गुड, एबिंगहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत कब से प्रारंभ होता है? कब से प्रारंभ होता है अतीत? यस यस यस, गुड। क्योंकि मैं बेटा, मैं आपका जो आप बोल रहे हैं ना वो मैं सुन पा रही हूं, क्योंकि मैं यहां पर वेट करूंगी ना कमेंट का तो हम लेट हो जाएंगे। यस, अतीत का प्रारंभ
यस, शाबाश, 400 ईसा पूर्व। इतिहास कब से शुरू होता है? वेरी गुड, 16वीं शताब्दी से। कब से शुरू होता है? 16वीं शताब्दी से। तो बताओ आप मुझे, शताब्दी पूर्व मनोविज्ञान को किसकी शाखा माना जाता था? किसकी शाखा माना जाता था? यस, दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र की शाखा का नाम क्या था बेटा? क्या नाम था? दर्शन शास्त्र की शाखा का क्या नाम था? क्या नाम था? शाखा का नाम बताइए। यस, मनादर्शन। इस मनादर्शन शब्द का प्रयोग किसने किया था? मनादर्शन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जल्दी से आंसर दे दो। मनादर्शन शब्द का प्रयोग किसने किया था? अरस्तु ने। कौन सी पुस्तक के अंतर्गत? अरस्तु ने कौन सी पुस्तक के अंतर्गत? कौन सी पुस्तक? अरस्तु की पुस्तक का नाम क्या है? यस यस यस, डी एनिमा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? डी एनिमा के अंतर्गत। तो बता दो आप मुझे, मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? मनोविज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं? डेफिनेटली बेटा, मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं कौन? अरस्तु। और जननी कौन है? जननी कौन है? जल्दी से बताओ, जननी कौन है? दर्शन शास्त्र। जननी कौन है? दर्शन शास्त्र। चलिए अब चलते हैं हम इतिहास की तरफ। तो बताइए, इतिहास का प्रारंभ कौन सी शताब्दी से होता है? जल्दी से बता दो, कौन सी शताब्दी से होता है इतिहास का प्रारंभ? जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी से आंसर दो। शताब्दी बताइए। यस, 16वीं शताब्दी। 16वीं शताब्दी। तो 1590 में, कब? 1590 में किसने किसने किसने? रुडोल्फ गोकेल ने। कौन सी पुस्तक के अंतर्गत? रुडोल्फ गोकेल की पुस्तक का नाम बताइए। डी एनिमा तो अरस्तु की पुस्तक थी, रुडोल्फ गोकेल की पुस्तक कौन सी थी? यस, साइकोलॉजिया। तो साइकोलॉजिया पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया। किसने? रुडोल्फ गोकेल ने। क्लियर? तो बिल्कुल जैसा कि हमने पढ़ा कि मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था, स्वतंत्र विषय बनाया गया। तो बताइए, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कितने शब्दों से मिलकर हुई है? कितने शब्दों से मिलकर हुई है? शाबाश बेटा, 2 शब्दों से मिलकर हुई है। साइकी प्लस लोगस। साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताओ। साइकी का अर्थ होता है, साइकी का अर्थ होता है आत्मा का। और लोगस का अर्थ क्या होता है? क्या होता है? लोगस का अर्थ अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना। इसी शाब्दिक अर्थ के आधार पर सबसे पहली परिभाषा क्या दी गई? सबसे पहली परिभाषा क्या दी गई? बताइए, जल्दी से बताइए। आत्मा का विज्ञान। आत्मा का विज्ञान माना किसने था? किसने माना था आत्मा का विज्ञान? प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे। प्लेटो, अरस्तु, डेकार्टे के द्वारा क्या माना गया था? आत्मा का विज्ञान। तो बताओ आप मुझे, आत्मा का विज्ञान नामक परिभाषा कौन सी शताब्दी के अंत में अमान्य हुई? कौन सी शताब्दी के अंत में अमान्य हुई? 16वीं शताब्दी के अंत में। तो 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना गया? क्या माना गया? मन या मस्तिष्क का विज्ञान। मन या मस्तिष्क का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन थे? इटली के मनोवैज्ञानिक पोम्पोनोजी। कौन थे? पोम्पोनोजी। 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना गया? क्या माना गया? चेतना का विज्ञान। किस किसने माना? किस किसने माना चेतना का विज्ञान? विलियम वोंट, विलियम जेम्स, वाइव्स, जेम्स सली आदि ने मनोविज्ञान को क्या माना? चेतना का विज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? बताइए, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? विलियम वोंट। तो विलियम वोंट ने जर्मनी के कौन से स्थान पर? विलियम वोंट ने जर्मनी के कौन से स्थान पर? लिप्जिग। लिप्जिग स्थान पर कब? 1879 में। 1879 में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की थी। नेक्स्ट बात आप मुझे बताइए कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र की शाखा के रूप से अलग होकर एक स्वतंत्र विषय के रूप में सामने कब आया? मनोविज्ञान स्वतंत्र विषय के रूप में सामने कब आया? कब आया? 1879 जब विलियम वुंट ने जर्मनी के लिप्जिग स्थान पर प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की। तो बता दो, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक भी कौन कहलाएंगे? कौन कहलाएंगे? विलियम वुंट। शाबाश, बहुत बढ़िया। चेतना शब्द की कड़ी निंदा किसने की बेटा? चेतना शब्द की कड़ी निंदा किसने की? विलियम मैकडूगल। गुड। तो विलियम मैकडूगल की पुस्तक का नाम क्या है? जल्दी से बता दो। विलियम मैकडूगल की पुस्तक का नाम बता दो जल्दी से। आउटलाइन साइकोलॉजी। तो आउटलाइन साइकोलॉजी के प्रश्न नंबर 16 पर विलियम मैकडूगल ने चेतना शब्द की कड़ी निंदा की। तो जब चेतना का विज्ञान नामक परिभाषा अमान्य हो गई तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना गया? 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या माना गया? क्या माना गया? 20वीं शताब्दी में व्यवहार का विज्ञान। आज कौन सी परिभाषा प्रचलित है? वर्तमान समय में मनोविज्ञान की कौन सी परिभाषा प्रचलित है? तो वर्तमान समय में मनोविज्ञान की कौन सी परिभाषा प्रचलित है बेटा? कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए। प्रमुख मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जल्दी से। यस, वॉटसन। व्यवहारवाद के जनक कौन हैं? वॉटसन। व्यवहारवाद के जनक कौन हैं? वॉटसन। तो बताइए आप मुझे, व्यवहारवादी ज्यादा विश्वास किस में करते हैं? वंशानुक्रम में या वातावरण में?
व्यवहारवादी ज्यादा विश्वास किसमें करते हैं, वंशानुक्रम में या वातावरण में? वातावरण। तो किसने कहा था कि तुम मुझे कोई भी बालक दे दो, मैं उसे वैसा बना सकता हूं जैसा मैं बनाना चाहता हूं? किसने कहा था? वाटसन ने। तो व्यवहार का विज्ञान मानने वाले प्रमुख मनोवैज्ञानिक वाटसन है, और वाटसन के अलावा वुडवर्थ, स्किनर, मैकडूगल, थॉर्नडाइक, इन्होंने भी